खटास अचार में अच्छी लगती है, रिश्तों में नहीं। रजाई में दुबके हुए स्मृति ने चाय खत्म की। प्याला बिंदु को ले जाने के लिए आवाज़ दी। माँ कहाँ है? पूछने पर उसने बताया कि वह छत पर धूप सेक रही है। स्मृति ने घड़ी की तरफ देखा। 11:30 हो आए थे। कल रात भर वो सो नहीं पाई थी। रात का तापमान तो गिर ही रहा था, साथ ही उसके मन के अंदर सर्द हवाएं चल रही थी, जिन्होंने उसे सोने न दिया। विनीत की याद आ रही थी। बड़े मुश्किल से मन को समझाया कि ये नर्म होने का समय नहीं है। आज वो नर्म पड़ेगी तो ताउम्र झुक कर रहना पड़ेगा। आखिर वह पुराने ज़माने की लड़की नहीं है। शादी को सिर्फ 11 महीने हुए हैं और यूं रूठ कर मैके आना न चाहते हुए भी चिपकी हुई छतों के मोहल्ले में बात निकलती हुई दूर तलक पहुंच चुकी थी। 2 दिन में स्मृति की माँ प्रमीला की किट्टी वाली सहेलियाँ भी हाल चाल लेने आ रही थी। प्रमीला जी हंसती मुस्कुराती सबको चाय नाश्ते के बाद ये कहकर वापस भेज देती थी कि बच्चे हैं, चलता है ये रूठना मनाना। प्रमीला जी जानती थी अपनी बिटिया को, अपने पापा की लाडली, नाजों में पली। स्मृति यूँ तो बहुत समझदार थी, पर बात जब किसी के द्वारे उसके मन पर ठेस की हो तो वह माफ़ी के मूड में नहीं रहती थी। लाग लपेट उसे जरा भी पसंद नहीं थी। सीधी बात और नो बर्दाश्त। जब दिल लगाया और अपनी मर्जी के लड़के को घर वाले के सामने रखा तो कोई नहीं कह पाया लड़का हर तरह से परफेक्ट था। धूमधाम से की गई शादी में मोहल्ले की लड़कियों ने रश्क किया कि इतनी सुंदर प्रेम कहानी और परी कथा जैसे बिना व्यवधान की शादी। जाने किसकी नज़र लग गई बिटिया के हंसते खेलते जीवन को। सर्दी में हल्की निकली धूप में प्रमीला जी आचार की वरनियों को धूप दिखा रही थी। जाने कब हल्की सी नमी फफूंद को जन्म दे दे। स्मृति माँ को खोजते हुए छत पर चली आई। बिंदु को 2 कॉफ़ी ऊपर दे जाने के लिए बोल शॉल ओढ़े छत पर चली आई। बदन को धूप लगी तो मन का सर्द कोना फिर भटकने लगा। उठ गई तू, आ यहाँ बैठ, धूप लगने दे बदन को। तुम नई जनरेशन ने टैन के नाम पर धूप से पर्दा कर रखा है। न शरीर ढंग से काम करता है और न दिमाग। माँ, टैन की बात गर्मी के लिए कहती हूँ मैं। सर्दी की धूप तो गुनगुनी सी लगती है। प्यारी सी स्मृति ने शॉल उतारते हुए कहा। वाह रे वाह, बेचारी धूप के साथ भी दोहरा व्यवहार। वही धूप तुम्हें कभी अच्छी लगे कभी बुरी। अपना मौसम देख उसे फायदेमंद और नुकसानदायक का लेबल दे दिया। बातें करते हुए प्रमीला जी ने अचार के वरनियों के ढक्कन खोल दिए। अचार की तेज सुगंध स्मृति की नाखूनों में गई तो मन तैर सा गया। उस दिन भी ननद रीचा की बर्थडे पार्टी में खाना खाते वक्त उसने प्लेट में ढेर सारा अचार ले लिया था। कारण बस इतना था कि कैंटीन वालों ने कटहल का अचार रखा था जो उसका फेवरेट था। गांव से भी मेहमान आए थे, जिसमें विनीत की दादी भी थी। स्मृति रीचा के साथ ठहाके लगाते हुए खाना खा रही थी कि दादी वहीं आ गई और विनीत की बहू, लगता है खुशखबरी दे रही हो। कैसी खुशखबरी दादी जी? प्लेट में इतना अचार देखते ही मैं समझ गई थी बहुरिया। 1 मिनट, आप क्या समझ गई थी? अच्छा, अरे ऐसा कुछ नहीं है दादी, आप लोगों का अलग ही आंखों से सोनोग्राफी करने का सिस्टम है। साइंस को अपना वजूद ही खो दे। हंसते हुए स्मृति और रीचा खाना खाने लगी। दादी को यह बिंदासपन पसंद नहीं आया। एक कौन सा तरीका है विनीत की बहू? 4 जमात पढ़ते ही सब ताक पर धर दो, ऐसा क्या अनोखा पूछ लिया मैंने? शादी हुई है, अब औरत का काम है घर परिवार वंशावली आगे बढ़ाना। हमें क्या पता तुम लोगों के मन में कौन सा खोट है। रीचा के इशारे पर स्मृति को
समझ आ गया कि दादी ने बात को ज़्यादा गंभीरता से ले लिया। अरे दादी, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? ये बहुत ही प्राइवेट मसला और फैसला है जो मैं और विनीत समय आने पर लेंगे। आप खामोखा बात को तूल दे रही हैं। एक अचार क्या खा लिया? माय गॉड! स्मृति ने प्लेट वहीं रख दी और वहाँ से चली गई। पार्टी खत्म होते ही सभी घरवाले के चेहरे अजीब से बने हुए थे। ऋचा नंद होने के साथ ही स्मृति की अच्छी सहेली भी थी। ये कहानी में आगे क्या हुआ, इस कहानी के दूसरा भाग में आएगा। धन्यवाद।